बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले EMIS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं। EMIS हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट में हम जो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मकसद मेन पर्पस यही है कि पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ मूव किया जाए। हम जितना भी ऑडिट एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि उससे पहले प्लानिंग वगैरह जो हमारे फेजेस होते हैं, एग्जीक्यूशन, बाद में SDACs, फॉलो अप, PACs का, ये तमाम मैकेनिज्म हम इसको एप्लीकेशंस पे ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन पे। इसके बहुत सारे ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं जो हर जगह पे हैं कि पेपरलेस एनवायरनमेंट आ जाता है, आपके जो प्रोसेसेस हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके बहुत सारी रिकॉर्ड कीपिंग डेटाबेस मेंटेन हो जाती है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली इश्यूज आ रहे हैं। जब पहली दफा चीज इम्प्लीमेंट, अभी ये पायलट फेज में है, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें इश्यूज भी आएंगे, उनको साथ साथ होगा तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसको साथ साथ रिजॉल्व भी करते हैं। अभी मैं आपको एक दफा ब्रीफली दिखा देता हूँ एक ऑडिट डिपार्टमेंट का या एक ऑडिटर का व्यू क्या है। उसके बाद ब्रीफली बता के फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे कि एक ऑडिटी को किस तरह सिस्टम को एक्सेस करना है, किस तरह अपनी फाइंडिंग्स देखनी है और किस तरह उनको रिस्पॉन्ड करना है। ये आपसे रिलेटेड तो नहीं है ये ऑडिटर्स का व्यू, लेकिन जस्ट एक नाउ हाउ के लिए ब्रीफली थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब ये चूंकि वेब बेस्ड एक्सेस है, वेब के जरिए एक्सेस हो रहा है, तो इसकी जो है स्पीड वगैरह वो भी डिपेंड कर रही होगी जो आपके नेटवर्क की इंटरनेट की स्पीड है। ये एक इसका ऑडिटर्स का व्यू है। प्लानिंग स्टेज पे हम मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं। एक हमें बिजनेस वर्क स्पेस भी दी गई है, हमारे फील्ड ऑफिस की फाइल्स मेंटेनेंस के लिए भी वर्क स्पेस दी गई है। ये PAC की ऐप भी है। इसमें जो भी आपके पैरास PAC में जाते हैं, PAC उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होगा, देख रहा होगा उनका क्या स्टेटस है, क्या जो रिसेंट रिमार्क्स है, हमारे डायरेक्शंस वो क्या थी, उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये किस हद तक एप्लीकेशन है। ये ऑडिट डिपार्टमेंट को और ऑडिटर्स को स्ट्रीमलाइन कर देगा, बहुत सारे मसले मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे। ये आगे हमारा डिफरेंट है व्यूज कि कितनी इस वक्त फाइंडिंग्स हैं, किस किस स्टेज पे हैं, वो यहाँ से हम दे सकते हैं। हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी जो सेटल वगैरह हो जाएंगी, वो यहाँ पे। ये चूंकि मेरा व्यू है, अभी तक मैंने कोई फाइंडिंग एंटर नहीं की, तो माई फाइंडिंग्स में 0 आ रहा है। ये ट्रैक एक्शन प्लान है, जितनी भी ऑडिट फाइंडिंग्स हैं उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन प्लान ऑडिटीज ने प्रपोज किया है, और ऑडिट ने जिनसे एग्री किया है वो क्या है, वो 756 है। और जिसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो सेटल हो जाएगा, वो डिस्प्ले एक्शन प्लान्स में आ जाएगी। ये हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन, हमारी डायमेंशंस क्या है, कंट्रोल्स क्या है, रिस्क असेसमेंट हम कैसे करते हैं, ये उससे हवाले है, ऑडिटर्स के हवाले से है। ऑडिट यूनिवर्स में इस वक्त DG ऑडिट पंजाब के अंदर जितनी भी ऑडिट फॉर्मेशंस हैं वो इधर डिस्प्ले होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 7000 से ज्यादा है जो हम ऑडिट करते हैं DG ऑडिट पंजाब वाले। अब ये देख रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, माइंस, मिनरल्स, ये सारा हमारा क्या है, ऑडिट यूनिवर्स है। अब देखें PPP सर्च किया तो हमें आपकी एक प्रोजेक्ट भी मिल गया जो आपसे रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट, हर इंडिविजुअल का प्रोफाइल भी बन रहा होगा, जो ऑडिटर कर रहा है उसका प्रोफाइल भी बन रहा होगा। ये एक ऑडिटर की पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं, जो वो ऑडिट कर रहा है, तो वो किस किस स्टेट पे है, कौन कौन ऑडिट्स अंडर एग्जीक्यूशन है। फॉर एग्जांपल ट्रैक ऑनगोइंग ऑडिट्स में जाता हूँ कि इस वक्त कौन कौन से ऑडिट्स हो रहे हैं। ये आप इसलिए देख सकते हैं कि ये एक पावर यूजर का व्यू है।
एक डीजी की ऑथराइजेशन भी है, अदरवाइज तो एक ऑडिटर्स को सिर्फ अपना व्यू ही अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसलिए अब ये देखें डिफरेंट हर यूजर को लिमिटेड एक्सेस होगी ना, लिमिटेड एक्सेस है अपने जो उससे रिलेटेड। हाँ ये आपके क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन हूँ, मुझे पावर यूजर की एक्सेस है, तो मैं इस वक्त ऑलमोस्ट सारी देखता हूँ। ये सारा स्टेटस है कि कौन कौन सी ऑडिट्स हैं इस साल जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। नहीं कोई नहीं, मैं इसके साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, तुम भी हमें। तो अब चलते हैं हम उस तरफ आपके जो आपसे रेलिवेंट है, बल्कि इसको कैंसिल करके आपको यहाँ पे आपको ऑडिट दिखाते हैं। देखिए ट्रैक ऑन गोइंग ऑडिट्स जो अंडर एग्जीक्यूशन है, अभी पीपीप्स का ऑडिट हो चुका है तो वो भी अंडर एग्जीक्यूशन होगा, अप्रूवल के प्रोसेस से उसकी फाइंडिंग्स गुजर रही होंगी। ये देखिए अब ये पीपीप का ऑडिट है, इसके अंदर ऑडिट मैनेजर हमारा डायरेक्टर, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपकी 56 फाइंडिंग्स हैं जो अपलोड हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। फाइंडिंग्स के टैब में, फाइंडिंग्स के टैब में आपकी ये नजर आ रही है 56 आपकी ऑडिट ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन है जितनी भी आपसे रिलेटेड है जो इश्यू हुई है। जब आप अपने सिस्टम के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आपको भी सीधा नजर आएगी, जिसको आप क्लिक करते जाएंगे वो फाइंडिंग आप देख सकते हैं। ये वर्किंग पेपर्स और फाइंडिंग में क्या? वर्किंग पेपर्स जो साथ साथ एविडेंस, वर्किंग पेपर्स ये ऑडिटर्स के हैं ना, ऑडिट एग्जीक्यूशन से पहले हमारी ऑडिट प्लानिंग होती है, परमानेंट फाइल वगैरह बनती है, तो ये उसके हवाले से जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे होगी, क्योंकि अभी आप ऑडिटर्स का व्यू देख रहे हैं। हालांकि आपके वर्किंग पेपर्स हमारे के उससे आपका तो ताल्लुक नहीं है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था इसके हवाले से। अब हम चलते हैं आपका पिप का, आपका यूजर आईडी बताइएगा। आपने मेरे हाल में उसको अभी तक एक्सेस नहीं किया अपने यूजर आईडी से। आप पासवर्ड इसको कीजिएगा, रीसेट खुद कर लें आप, मुझे ना दे, लेकिन एक आपको एक प्रोसीजर समझ आ जाएगा। यूजर आईडी है जी जी बताएं। pipip.punj। अब देखिए जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड है वो सबका एक ही है। अगर आपका कभी इन फ्यूचर कभी इन केस कोई रीसेट भी करवाना पड़ता है पासवर्ड, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यही होगा, SAP SAP 1 2 3 4 5 6 7 S कैपिटल है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, S कैपिटल AP 1 2 3 4 5 6 7। ये वन टाइम पासवर्ड है। एक तो ये फिर नहीं, आप दोबारा अपना यूजर आईडी देखें। जी यूजर आईडी सर प्रोजेक्ट वाइज आईडी मिलेगी जी, प्रोजेक्ट वाइज आईडी मिला करेंगे, प्रोजेक्ट वाइज नहीं, फॉर्मेशन वाइज डीडीओ वाइज। कैपिटल एफ है शुरू में जी हाँ जी। तो फिर अब सर ठीक ये है। हमारा यूजर जो है मतलब ये ठीक नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट का नाम है, तो डिपार्टमेंट का नाम क्यों होना चाहिए? अब देखें वन टाइम पासवर्ड एंटर किया है, अब उस वो आपको करेगा क्या, प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना करंट पासवर्ड एंटर करें। करंट पासवर्ड वही है जो वन टाइम पासवर्ड आपको मिला है, S कैपिटल AP 1 2 3 4 5 6 7। अब आप खुद आए और अपनी मर्जी का जो आप करना चाहते हैं। ये पासवर्ड बड़ा अहम चीज होती है, कोई होना चाहिए ये तो के बंदा सस्पेंड होते बचे ने इतना कम नहीं इसका नहीं, हमारा और था एक पासवर्ड था। अच्छा ये एक मिनट जरा मेरी बात लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं।
कि जो पासवर्ड नया रखना है वो अल्फान्यूमेरिक मिक्स होगा, कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स का मिक्स होगा, और अल्फाबेट्स में भी कोई स्पेशल कैरेक्टर एक डालेंगे आप कम से कम, मसलन के इसका एस कैपिटल था स्पेशल हो, तो आप इसका जो भी $@ स्पेशल तो वो नहीं आ जाते @ स्पेशल वो इसको हम इस पर्पस से स्पेशल एक कैप भी हो तो वो चल कैप और जाएगा। स्मॉल का मिक्स, वैसे ये कैप और अपना स्मॉल का मिक्स। कैप स्मॉल तरीका और है, alpha हमेशा plus पहले अपने को numeric। लिखो फिर उसे करना, अदरवाइज अगर भूल गया तो पे मुसीबत जाता है दोबारा, तो फिर दोबारा रीसेट करवाना पहले पड़ेगा। अपने को लिखो वो तो बाद देख के फिर अब ये अपने मोबाइल में लिखना है और मिनिमम लेंथ उसकी 8 से ज्यादा, 8 हाँ मिनिमम 8 स्टैंडर्ड मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम कोई लिमिट होती है, कोई चौड़ तक 64 अगर जोड़ तक उसे याद हो हाँ याद रख सकते सकते नहीं अक्सर होता है ना मिनिमम 6 या 8 और मैक्सिमम एक सेकंड सर। हाँ ठीक। जब ये दोनों मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर दे, इधर चेंज कर। जी जी नहीं तस्वीर नहीं बनेगी इसकी, ठहर आई नो दैट। हाँ एक सेकंड सर। चल चेंज कर दे इसको। चल अब पासवर्ड आपका चेंज हो गया है। कंटिन्यू। जी जी कंटिन्यू करें। अभी मेरे को एक मिनट जरा करें, शायद वो लॉगिन दोबारा नहीं करें। नहीं अब दोबारा अब हो गया है। अब आप अपने डिवाइस पासवर्ड जो आपने सेट किया है वही मैं कहता उसी से हूँ लॉगिन हो। वो कई दफा तो अभी लॉग ऑफ हो गए दोबारा मांगे पासवर्ड में, ये नहीं। मतलब चल गया उस पे, ठीक है चल। अच्छा अब आपकी जो मेन आपको व्यू होगी ना, 2 टाइल्स है। ठीक। जो आपको मैं व्यू दिखाया था वो ऑडिटर्स का था, जी, वो जी। पावर यूजर का व्यू था जिसमें बेशुमार चीजें थी। आपका कंसर्न इन्हीं दोनों चीजों के साथ है, माई फाइंडिंग्स और माई एक्शन प्लान्स। इसमें माई फाइंडिंग को आप पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। माई फाइंडिंग में क्या है? माई फाइंडिंग से मुराद आपकी फाइंडिंग्स, क्योंकि जितनी भी फाइंडिंग्स है वो जिसने ऑडिटर्स की खोला नहीं है। जिसने खोला उसको वो मारेगा। ठीक है। अच्छा अब ये डिफरेंट आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं। 55 ऑडिटर्स के व्यू में भी देखा तो 55 है, यहाँ पे भी 55 है। इनका स्टेटस इस वक्त क्या सबमिटेड है। सबमिटेड से मुराद कि जो आईओ या ऑडिट ऑफिसर आया था उसने जो फाइंडिंग्स क्रिएट की या लिखी और उसने सबमिट कर दी। अब ये फाइंडिंग्स अभी अप्रूवल के प्रोसेस से गुजर रही। अब हर फाइंडिंग के अप्रूवल का प्रोसेस क्या है कि एक ऑडिटर एंटर करेगा, ड्राफ्ट फॉर्म में एंटर होगी, उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, सबमिट कर देगा जो आप देख रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर अप्रूव करेगा, डायरेक्टर अप्रूव करेगा, और जब डायरेक्टर जनरल अप्रूव कर देगा इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आज ऑडिटर ने जो सबमिट कर दी है, अब इसमें ऑडिटर्स कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर ये डिप्टी डायरेक्टर ने भी सबमिटेड कर दी अप्रूव कर दी है तो वो भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें से कुछ रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर डायरेक्टर जनरल चाहे या डायरेक्टर चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, या वो एडिट भी खुद कर सकता है, या आपको क्यूरी भी लगा सकता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है, फिलहाल मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। वो दोबारा ड्राफ्ट स्टेटस में आ जाएगी आईओ के पास, वो नेसेसरी अमेंडमेंट्स करके दोबारा रीसबमिट कर देंगे। सर इसको थोड़ा सा आप एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। मैं दोबारा इसी स्टेप को। हाँ ये वो ऑडिट फाइंडिंग्स हैं। मैं इस पे पहले क्लिक करके आपको बता देता हूँ पूरा। जिसमें पहली फाइंडिंग है उसके अंदर हम जाते हैं। ये आपका जो आईओ था उसने इसको क्या किया, एंटर किया। जब वो एंटर करेगा तो ये ड्राफ्ट फॉर्म में होगा, और जैसे ही वो इसको सबमिट कर देगा ये सबमिटेड फॉर्म में आ जाएगी। अब इसका स्टेटस क्या आ रहा है? सबमिटेड। यहाँ पे भी शो हो जाता है।
इसकी सेटिंग्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो इस वक्त आपको सेटिंग्स में हवाले से वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो जो आपको एट्रीब्यूट चाहिए वो यहाँ पे आप टेबल की फॉर्म में ले आए। इसको आप यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पूरी सही। तो ये सबमिटेड जो है ये फर्स्ट स्टेप है जब ऑडिटर ने सबमिट किया हाँ, जब तक डीजी अप्रूव नहीं कर देता तब तक वो सबमिटेड वो उसका स्टेटस सबमिटेड रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर इसको एडिट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, 3 ऑप्शन है उसके पास। रिजेक्ट करेगा तो आईओ के पास दोबारा ड्राफ्ट फॉर्म में आ जाएगी, फिर वो एडिट कर सकेगा ना, एडिटेबल दोबारा। इसी तरह जब वो सबमिट कर देगा, अप्रूव कर देगा, वो डायरेक्टर के पास चले जाएगा। डायरेक्टर के पास अप्रूव या रिजेक्ट के अलावा एडिट की ऑप्शन नहीं है। इसी तरह डायरेक्टर जनरल के पास जाएगी, डायरेक्टर जनरल भी इसी तरह उसको रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है। जब वो अप्रूव कर देगा तो स्टेटस जिस हाँ ओपन होता जाएगा। अब इसमें कैच ये है कि एक दफा जो चीज सिस्टम पे आ जाए ना, फिर सारे मुहतात हो जाते हैं। उसके बाद एक सिस्टम का ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट है कि इसके बाद जो भी होगा वो मेरिट पे होगा, क्योंकि हर चीज का लॉग मेंटेन हो रहा है। डिलीट इसमें से कुछ भी नहीं। और ये सोच समझ के चढ़ाएगा, जब चढ़ाएगा तो कहेगा ये बस आप फाइनल। जी, ये मैंने आपको कहा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास टाइटल डिफरेंट चीजें हैं, वो बारी डिस्कस कर लेते हैं। सर्च में आप सर्च कर सकते हैं फाइंडिंग को। आप कहते हैं कि मेरे जे फाइंडिंग नंबर जो है 50, इतना रिफाइंड नहीं है। ये तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको 50 मिलेगा। भाई टाइटल भी कर सकते हैं, आप कहते हैं इरेगुलर। अब ये मुख्तलिफ फाइंडिंग्स के अंदर आया होगा किसी ना किसी शीट पे वो सर्च जिसमें है वो इरेगुलर आ गया, वो ऊपर शीट पे है, नीचे वो फिर आगे कैटेगरी की तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैटेगरी है, रैंकिंग, उस पे सर्च कर सकते हैं नीचे ऊपर जनरल। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस जगह पे उसके अंदर भी अगर कहीं आ रहा है तो वो पूरे पेज को देख वो उसको दिखा देगा। आप टाइप वाइज भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ वो दिखा दे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आपको जो ऑडिटर्स ने कैटेगराइज किया होगा जिन ऑब्जर्वेशंस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो सारी दिखा देगा। ये एट्रीब्यूट्स किसने दिए हैं इनपुट करते हुए? एक आईओ ने दिए कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये फ्रॉड से रिलेटेड है, ये कंप्लायंस रिलेटेड इशू है, ये इरेगुलरिटी है। इसी तरह उसको कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। एचआर रिलेटेड है, नॉन बोर्ड रेलिवेंट है, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है, उसकी रैंकिंग भी वो करता है कि ये पीडीपी के लिए फिट है, जो कि ऑफ कोर्स उसका ओवर द कोर्स ऑफ उसकी अप्रूवल डायरेक्टर भी चेंज कर सकता है, डीजी या डिप्टी डायरेक्टर भी एक लो कैटेगरी के पैरे को वो पीडीपी भी कर सकते हैं, मैपडेक भी कर सकते हैं। इसी तरह मैपडेक का वो कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसका क्या स्टेटस है इस वक्त? वैसे ही सबमिटेड स्टेटस में ही आपको दिखाएगा। ओपन स्टेटस वाली मेरे ख्याल में भी कोई भी नहीं होगी जो आपकी अप्रूव्ड है। तो देखें नो डाटा, क्योंकि अभी तमाम जो है वो क्या है सबमिटेड स्टेट में। जो रिजेक्ट हो जाती है उसका स्टेटस क्या होता है? वो आपको व्यू ही नहीं होगी, वो हमें नहीं नजर आएगा, सबमिटेड में रहेगा, हमें सबमिट नहीं नजर आ रहा है। आपको नहीं नजर आएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका रिप्लाई या एक्शन प्लान क्रिएट करना भी उसकी तरफ आएंगे। वो उस वक्त तक आप दे सकते हैं किसी भी ऑडिट फाइंडिंग का जब तक उसका स्टेटस ओपन नहीं हो जाता। वंस इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड हायरार्की, उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, फिर एक्शन प्लान आपका ओपन नहीं होगा। उसकी तरफ आते हैं। ऑडिट मैनेजर से मुराद क्या है कि हमारे डायरेक्टर का डेजिग्नेशन वाला जो भी बंदा होगा वो ऑडिट मैनेजर के तौर पे यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। ऑडिट लीड डिप्टी डायरेक्टर का है। इसी तरह जो ऑडिटर है वो आपका जो ऑडिट करने आया आयु, आप ऑडिट मैनेजर वाइज भी डिस्कस करते हैं। बाद असाइनमेंट्स बहुत जैसा परफॉर्मेंस ऑडिट्स किए हैं जिसमें मल्टीपल टीमें जा रही होती है और टीम का हो सकता है कि मुख्तलिफ ऑडिट मैनेजर या डायरेक्टर मुख्तलिफ हो, तो
आपके केस में नहीं है, यूजुअली एक ही ऑडिटर आता है। इसी तरह आप ऑडिट फाइंडिंग के अंदर जाते हैं। आप सबसे पहले टाइटल है, 100 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है। क्राइटेरिया, जिस रूल की वायोलेशन हुई है वो यहाँ पे आएगा। उसके आगे डिटेल कंडीशन कि क्या रूल की वायोलेशन हुई है, वो किस किस तरीके से हुई है, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है। मैं इस वक्त ये इस डिटेल में नहीं जा रहा कि इसने कितना करेक्ट लिखा है नहीं लिखा, ये वर्ड है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये एडिटर ने जो भी लिखा है सही सोच के लिखा है, गलत सोच के लिखा है। कॉज उसके बताएगा कि इस ऑडिट फाइंडिंग से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, और अपनी वो रिकमेंडेशन देगा कि इसकी अप्रूवल होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, इरेगुलरिटी को काउंट डाउन करें, और अटैचमेंट्स के अंदर उसने किए होंगे एविडेंसेस डिफरेंट लगाए होंगे, नेक्सेस लगाए होंगे। रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल जो उसने देखे हैं कि कौन कौन से एरियाज या कंट्रोल की वीकनेसेस हैं या कौन कौन से रिस्की एरियाज हैं, वो यहाँ पे उसने नहीं दिया। ऑडिटर चाहे तो वो भी दे सकता है। अब आप, क्योंकि ये आपका व्यू है, आप लॉग इन हुए हैं, तो आप इस ऑडिट फाइंडिंग का जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो एक्शन प्लान में जाके रिस्पॉन्ड करेंगे। आप एक प्रपोज करेंगे कि ये इस ऑडिट फाइंडिंग या तो गलत है या ठीक है। अगर ठीक है तो ये रिकवरी हम 2 महीनों तक कर लेंगे। वो क्या है, वो यहाँ पे आप जाके रिस्पॉन्स करेंगे एक्शन प्लान में। अब कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका मेन कंसर्न है। एक्शन प्लान में गए, कहाँ से गए, मैं दोबारा एक स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। इस ऑडिट फाइंडिंग का जिसका भी आपने रिप्लाई देना है उसके अंदर जाना है, एक्शन प्लान में जाना है, क्योंकि जो चीजें देख रहे हैं ऑडिट फाइंडिंग में वही है जो रूटीन में हम देते हैं। सिर्फ एट्रीब्यूट्स के जरिए उसने उसको क्लासिफाई कर दिया। एक्शन प्लान में जाके आपने प्लस का आइकन प्रेस करना, क्या एक एक्शन प्लान ऐड हो जाएगा। आप एक से ज्यादा एक्शन प्लान भी ले सकते हैं। टाइटल, इस एक्शन प्लान का क्या टाइटल है? टाइटल नॉर्मली लॉस ड्यू टू नॉन कंप्लीशन ऑफ वाटर कोर्सेज विद इन, मैं इसी को टाइटल उठा लेता हूं, मैं कहा यही टाइटल ठीक है। कोई भी टाइटल आप इसका रख सकते हैं, लॉस ऑफ रुपीज इतना भी आप लिख सकते हैं। आप ये टाइप क्या है, ये एक्शन है, आप एक एक्शन प्रपोज कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स। एक्शन रिस्पॉन्सिबल, आपकी अपनी आईडी आ जाएगी, आप इस एक्शन के रिस्पॉन्सिबल प्रपोज कर रहे हैं। यही था मेरे ख्याल में आपका जी। ये बाकी कौन सी आईडीज आ रही थी? बाकी दूसरे में मैंने कहा ना कि बाज असाइनमेंट्स में ऐसा होता है या बाज पैराज ऐसा होते हैं कि जो मुख्तलिफ डीडीओ से रिलेट करते होते हैं, तो वो फिर जो एक्शन प्रपोज करेगा, इसीलिए मल्टीपल एक्शन प्लान आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। उसकी लॉजिक ये है। अदरवाइज तो ये ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए। आप बड़ा आसानी से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो सेलेक्टेड क्यों नहीं है। हो सकता है आपके नीचे 4 डीडीओज हैं, उन 4 डीडीओज में से कोई एक्शन प्लान प्रपोज कर रहा है, तो फिर उसकी आइडिया है। यहाँ पे डिटेल आप लिखते हैं, जो भी ABC नोटेड फॉर कंप्लायंस या रिकवरी विल बी इफेक्टेड। मुख्तसर बता रहा हूँ, मैं इसकी वो निटी ग्रिटी में नहीं जा रहा उसकी डिटेल में। डेडलाइन आप कहते हैं कि ये रिकवरी है, मैं 31 दिसंबर तक कर लूंगा। आपने उस एक्शन प्लान की एक डेडलाइन प्रपोज कर दी है। नॉर्मली क्या होता है, कोशिश ये करें कि जिस डेट तक आप SDSC करवा सकें। अगर इरेगुलरिटी आप कहते हैं ये पैरा भी गलत है तो SDSC में सेटल होना, तो आप प्रपोज ये करें, उसकी डेडलाइन ये रखें कि जिसमें आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबली SDSC करवा सकें। इसकी अभी हम निटी-ग्रिटी में, या इसको हम बहुत ज्यादा हार्ड बाउंड नहीं कर रहे कि ये एक्शन प्लान की ये प्रपोज डेट है तो उसी पे हो, क्योंकि अभी हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हैं। हमारे ऑडिटर्स ने भी इसको समझना और हम भी समझ रहे हैं। और ये ऑडिटर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है सिस्टम, ऑडिटर्स से ज्यादा ऑडिटर्स के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, अब मैं सेव इसको नहीं कर रहा, चलिए मैं सेव कर भी देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो इसको सबमिट नहीं मैं कर रहा, सेव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए। अब ये ड्राफ्ट फॉर्म में,
अब इसको मैं क्लिक तो करता हूँ, ड्राफ्ट को हम डिलीट कर सकेंगे। डिलीट कर सकेंगे। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया ड्राफ्ट को और ये एक्शन प्लान ओपन हो गया। इस पे जो जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे, यहाँ से इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और सबमिट भी कर सकता हूँ। अब मैं सबमिट इसको नहीं कर रहा, सबमिट करूंगा तो वो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, एक्शन प्लान का सबमिटेड हो जाएगा। सर वो एक स्टेटस ड्राफ्ट ऑफ एस्केलेशन है, एस्केलेशन स्टैंड्स फॉर कि टाइम इसका गुजर गया तो वो थोड़ा सा एस्केलेशन में आ जाएगा, लेकिन हम इसको भी एस्केलेट नहीं कर रहे या उस तरफ नहीं जा रहे। हम चाह रहे हैं कि ये चीजें भी स्मूथ लाइन हो, हम खुद भी इससे यूज टू हो, चीजों की समझ आए। टाइमलाइन जैसे हमारे ऑडिटर्स की टाइमलाइन है, टाइमलाइन तो गुजर गया, हुए भी पैराज ऐड कर सकते हैं। हमने उसको भी स्ट्रिक्ट नहीं किया क्योंकि पहली दफा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी ट्रेनिंग में। तो इसको मैं कर रहा हूं यहां से डिलीट। सबमिट करने से पहले पहले आप इसको डिलीट कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक्शन प्लान एक बनाया, उसके एट्रीब्यूट्स दिए, उसको सेव किया, उसको सेव करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अच्छा, इसका सब्जेक्ट इसमें ऑटोमेटिकली क्यों नहीं है? वही वजह है कि मतलब नहीं, सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको लिख लेंगे कभी हो। ठीक है, जो आप एक्शन लेना चाहते मैंने हैं तो उसको ज्यादा लॉजिकल समझा कि मैं उसका पूरा टाइटल उठा। ठीक है, अपने जो एक्शन लेना उस लिहाज से आप कोई सब्जेक्ट। इस अटैचमेंट में, इस ऑब्जर्वेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं वो आप भी कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स। होता है ना कि आप रिस्पॉन्स देते हैं, ऑडिटर कह सकते हैं कि ये इन्होंने रिस्पॉन्स तो दिया है लेकिन कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस को अटैच नहीं किया। इन्होंने कहा था कि ये रिकवरी ठीक नहीं है, हमने रिकवरी बेबल्स में कर चुके हैं, ये 18,000 की रिकवरी हमने फाइंड किया, 9,000 तो हमने रिकवर किए हुए हैं, तो वो जो आपने 9,000 रिकवर किए हुए हैं उसका अटैचमेंट वो आप यहाँ पे अपने स्पोर्ट में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। ये एक इसका मुख्तसर सा नहीं बल्कि डिटेल ही हम कह सकते हैं कि हर चीज इसमें ऑब्जर्वेशन के हवाले से हमने एक्सप्लेन किया आपको। अब इसके साथ है एक्शन प्लान की। अब अगर मैंने एक एक्शन प्लान किया है, ड्राफ्ट फॉर्म में है, तो क्या वो टाइप पे अपीयर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सबमिट नहीं करता। मैं अगर सबमिटेड भी यहाँ पे टाइप पे अपीयर नहीं होगा। आपने सबमिट किया, अब ऑडिट ऑफिसर ने भी उसे एग्री या डिसएग्री करना। अगर तो वो एक्शन प्लान, जब आप उसको एक्शन प्लान अपना इंसर्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, फिर उसको व्यू हो जाएगा ऑडिटर को, वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। रिस्पॉन्ड जब करेगा फिर वही ऑडिटर जो आप ऑडिट करके गए, जो ऑडिट करेगा सर वो तो उसको एग्री करेगा ही। यस, यहाँ पे ये कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में आमतौर पे आपकी फाइंडिंग दी जाती है, ऑडिटर क्या करता है, डिसएग्री करता है, जिससे तो वो एग्री कर गया तो वो तो पैदा हो गया सेटल। अगर वो एग्री नहीं करता तो आपके एक्शन, ये भी अच्छा एक्शन प्लान थोड़ी रूटीन ऑडिट से थोड़ा डिफरेंट भी है। आप कहते हैं कि 31 दिसंबर तक हम ये रिकवरी कर लेंगे, तो आपने तो उसकी ऑब्जर्वेशन मान ली है, ऑडिटर कहता है हाँ जी मैं भी मान लेता हूँ 31 दिसंबर तक ये कर लेंगे, ये रिकवरी होनी चाहिए, तो वो अप्रूव्ड एक्शन प्लान में चले जाएगा। अब आपने उसकी क्या करनी है, कंप्लायंस आपने एग्री किया, मतलब उसने अप्रूव किया, डीजी के पास नहीं उधर से हमारा एक्शन आपने कहा कि नहीं ये जो 20,000 की रिकवरी की ये गलत पॉइंट आउट की है, एक्शन प्लान क्रिएट कर दी है। अगर तो उसने मान लिया तो क्या हो जाएगा, पहला सेटल हो जाएगा, एसजीसी में बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट होगी। अगर तो आप कहते हैं कि नहीं, वो ऑडिटर कहता है नहीं ये गलत है, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ये कभी किसी और पैरा से रिलेटेड थी या किसी और वाउचर से रिलेटेड थी, जो मैंने वाउचर में रिकवरी पॉइंट किया वो तो इस पैरा से रिलेटेड ही नहीं, तो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट करने के बाद वो एक नया एक्शन प्लान प्रपोज करेगा, वो खुद करेगा, अभी भी वो कर सकता है, फिर आप उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करो, और ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक एसजीसी नहीं हो जाती।
जब SDAC होगी तो फिर प्रपोज्ड एक्शन प्लान कहाँ से आ गया? SDAC से, जो कि एक न्यूट्रल फोरम है। आपकी भी रिप्रेजेंटेशन है, ऑडिटर्स की भी रिप्रेजेंटेशन। ये इसकी लॉजिक सर, है। ये जब आपका जो सबमिटेड स्टेटस आ जाता है तो उसमें रिप्लाई करने के लिए हमें कितना टाइम हमें प्रोवाइड किया जाता है? जब तक ऑब्जर्वेशन का स्टेटस ओपन नहीं हो जाता, ठीक है। अब नॉर्मली इस वक्त आप देखेंगे ऑडिट तो आपका कब का हो चुका है, आपको आपका यूजर आईडी भी दे दिया गया, कितने दिन हो गए? हफ्ता हो गया, सफिशिएंट है। लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। वो इसलिए है कि मतलब ये भी होने अब जब प्रॉपर चल जाएगा फिर इतना टाइम नहीं देंगे। फिर तो वो फिर हमें बीच जितना में हम रहना टीम में पड़ेगा। आपको पता है कि जिस दिन हमने जाना हो हम तो डिस्कशन करके जाते हैं, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सेज है, फाइनल नहीं है। SDAC से पहले रिपोर्ट इशू होनी है, उसके बाद उसकी SDAC होनी है, तो ये प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सेज हैं। एक चीज़ है आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, उसका वो है रिलेटेड आपके गुजरांवाला से रिलेटेड। आप कहते हैं कि प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स है, यही हमारा कि हम वेट कर रहे हैं DDO से डिटेल रिप्लाई का, जैसे ही वो आ जाएगा हम बात कर देंगे। तो ये आपका क्या बनेगा? प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स। सर, एक और बात, जो आपको इसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है जी, वो आपको थ्रू सम फोरम ही कन्वे होता है ना, प्रॉपर उसका फोरम होता है ना, वो कन्वे होगा। जी। हमें इस तरह से तो कोई कन्वे नहीं किया है, और फिर इसकी एक ट्रेनिंग भी है ना। एक जनरल में बात कर रहा हूँ, जी। जेनेरिक बात। फॉर एग्जांपल हमें फॉर्मेशन है और जो भी ऑडिटर करके गए हैं वो हमें तुरंत कैसे पता चलेगा रिपोर्ट का अपलोड हो गई है, और वो जैसे पहले होता है ना AAR में प्रॉपर कन्वे की जाती है। अच्छा, अब आपके पास अपना यूजर आईडी आ गया जी। अब आप उसको रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे वो एक ऑब्जर्वेशन या ऑडिट फाइंडिंग सबमिट कर रहा है, वो आपको भी व्यू हो जाएगी। आप रियल टाइम एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम, आप रियल टाइम में जो जो ऑब्जर्वेशन उसने डाली है आपकी आईडी है, आप इसे देख सकते हैं। अब सर, क्या ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनका हम रिप्लाई सबमिट, ये आर वी इन अ पोजीशन टू सबमिट दिस रिप्लाई? यस, ओके। Actually, previously when we have contacted your forum, in fact, so we were not able to access this app. ये ऐप हमारे से एक्सेस नहीं हो रही ना। अब ये देखिए, ये जो सैप आपने ओपन किया है, यहाँ पे आपने जब खोला है तो ये आपका HTTP के साथ एक लिंक आ रहा है ना। जी जी बिल्कुल, ये लिंक आ रहा है, ये लिंक हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा नहीं आपको नहीं दिया, नहीं, ये मैसेज में नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है ना। ये यूजर आईडी ये पासवर्ड जो हमारी जितनी भी टीम्स आई हैं उनको ये एक्सेस दिया गया था, ये ऑलरेडी को कन्वे करना है। जिससे मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसी से आपने भी एक्सेस करना है। URL एड्रेस ये करते हैं। वो जैसे वो एक नंबर है ना सर, ये हमें उसको अब ये नंबर के हवाले से भी बता दूं, ये हमारा इस वक्त टेस्टिंग सर्वर में चल रहा है, ये इन फ्यूचर चेंज भी वो होगा। उसमें बहुत नाम आ रहा है। तो अभी टेम्परेरी एक सर्वर है, उसके ऊपर ये सर्वर है। हाँ, चलिए ठीक है जी, इसको फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कोई इशू नहीं है। तो इस हवाले से जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होगी, जब मेरे आने का मकसद ये किस्म का ट्रेनिंग ही है। आयुष ने भी आपको वैसे तो बताना चाहिए था, उनको बताया था कि वो आपको ट्रेन करे, लेकिन बहुत सारे इतने भी अच्छे ट्रेन नहीं भी है, इसीलिए बैकअप के तौर पे, फॉलोअप के तौर पे मैं आपके पास आया। सही ठीक है, तो जो भी आपकी क्यूरीज है वो जो स्टेटस बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच।